नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपने किसी जंग को रेंगते देखा है? ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग रेंगने लगी है। डेडलाइन देते देते ट्रंप अब डेडलाइन से भी तंग आ गए और इस बार उन्होंने सीज फायर को तब तक के लिए बढ़ा दिया जब तक ईरान अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव लाकर नहीं देता और उस पर चर्चा नहीं होती और कोई अंतिम नतीजा नहीं निकलता। सीज फायर बढ़ाने के ऐलान के बाद ईरान की स्टेट मीडिया ने यह वीडियो जारी किया है। मेज पर ट्रंप बैठे हैं और सामने की मेज खाली है। ईरान आया ही नहीं, ट्रंप धमकियां ट्वीट किए जा रहे हैं। ईरान ट्रंप की घोषणा को इस रूप में देखना चाहता है कि हम जब गए ही नहीं तो आपको सीज फायर की तारीख बढ़ानी ही थी, क्योंकि आप जंग करने की स्थिति में नहीं हैं। So where are the Iranians? This is from Iran. All right. Then I will extend the ceasefire at Pakistan's request. ट्रंप जंग करते हैं तो हारते लगते हैं, बातचीत करते हैं तो भागते लगते हैं। इस स्थिति को मैं समझ नहीं पा रहा, चूंकि मैं बायो पॉलिटिक्स का छात्र हूं, जियो पॉलिटिक्स का नहीं। आपने हमारे सभी वीडियो देखे, इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। कहानी अब आगे चलना चाहती है। इन कठपुतलियों को देखकर लगा वे हम सभी को खोज रही हैं। यहां आने वालों से पूछ रही हैं कि हम कठपुतलियों पर किसी के इशारे पर नाचने का आरोप लगता रहा। बताइए जरा, ट्रंप को कौन नचा रहा है? नेतन्याहू को कौन नचा रहा है? जनता ट्रंप को नचा रही है या ट्रंप अमेरिका की जनता को नचा रहे हैं? यह वीडियो दिल्ली का है। रंगमंच की दुनिया के मेटा पुरस्कार के दिन हॉल के बाहर इंसान के कद से भी ऊंची कठपुतलियों को देखते देखते लगने लगा, कहीं यही तो ट्रंप नहीं हैं जो हम सभी को नचा रहे हैं। कठपुतलियों की आंखें इस तरह से झांक रही थीं जैसे उनमें गजा के मैदान में मारे गए अनगिनत बच्चों की आत्माएं घुस गईं। उनके छोटे छोटे हाथ इन हाथों में घुस गए हैं, जिससे ये हथेलियां चार चार आदमी की हथेलियों के बराबर लगने लगी। और ये कठपुतलियां दिल्ली में ट्रंप को खोज रही हैं, नेतन्याहू को खोज रही हैं। कठपुतलियां अपने इस सवाल का जवाब खोज रही हैं कि परमाणु बटन किसी पागल के पास नहीं होता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास होता है। इसे दबाने की बात करने वाला पागल क्यों कहलाता है? शेक्सपियर का नाटक है हैमलेट। उसमें मुख्य किरदार हैमलेट की दिमागी हालत को लेकर संदेह बना रहता है, असल में पागल हो चुका है या पागल होने का नाटक करता है। पागलपन की आड़ में हैमलेट अपनी रणनीति बनाता जाता है और बदला लेने के अपने प्लान पर काम करता है। दूसरे किरदार और उनके साथ साथ दर्शक कभी उसे गंभीरता से लेते हैं और कभी नहीं भी, लेकिन आप नाटक के आंतरिक तर्क को स्वीकार कर लेते हैं कि हैमलेट के डेनमार्क में ऐसा ही होता है। हम लोगों के साथ भी तो यही हो रहा है। हम सभी ने स्वीकार कर लिया है कि ट्रंप के अमेरिका में ऐसा होता है, नेतन्याहू के इसराइल में यही होता है। ये दोनों जिधर हाँक ले जाएंगे दुनिया को, दुनिया भेड़ बन जाएगी। अब ऐसा ही होता है। ट्रंप पागलपन के कगार पर खड़े होकर दुनिया चलाना चाहते। हम जानते हैं कि जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। सोशल मीडिया पर एक देश को गालियां देना, उसकी सभ्यता को मिटा देने की धमकी देना, नरसंहार की बात करना नॉर्मल नहीं। लेकिन हम ट्रंप के पागलपन में शामिल किए जा रहे हैं, सब कुछ कबूल करते जा रहे हैं कि यही नया दौर है। दुनिया पोलर नहीं रही, मल्टीपोलर हो गई है। ट्रंप का पागलपन ही दुनिया की कूटनीति का एकमात्र बचा हुआ सिद्धांत है। गार्डियन अखबार के एक लेख में यही कहा गया है कि घूम फिरकर ट्रंप के पागलपन में भागीदार होने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। जो भी ट्रंप के पागलपन से अलग होकर सैनिटी की बात करता है उसे ट्रंप ही पागल बोल देते हैं, और जो ट्रंप के पागलपन में शामिल है ट्रंप उन्हें देशभक्त बताते हैं। 28 फरवरी के बाद से ट्रंप को हमने भी सनकी, नौटंकी कई बार कहा। अमेरिका में लोगों ने पागल तक कहा, बकायदा उनके पागलपन पर चर्चाएं हुई, लेख छपे।
लेकिन जाने अनजाने में ट्रंप ने कूटनीति में पागलपन की भूमिका की नई लकीर खींच दी है। तभी जब वे शांति की बात करते हैं, आप यकीन नहीं करते, कयास लगाते कि इस बार हमला जमीन से होने वाला है। जब ट्रंप बातचीत की बात करते हैं, आप अनुमान लगाते हैं हमला आसमान से होगा। इस जंग में अविश्वास ही सब कुछ तय कर रहा है। ईरान अपने अविश्वास को लेकर, ट्रंप और पाकिस्तान अपने अपने अविश्वास को लेकर बातचीत की मेज पर आ रहे हैं, भरोसा करने, लेकिन तीनों को करंट लग जाता है। अमेरिका से आने वाली खबरें ईरान के अविश्वास को और बढ़ा देती हैं। सोशल मीडिया में, अमेरिका के मीडिया में एक वायरल वीडियो की काफी चर्चा है। इसमें अमेरिका के केमिकल परमाणु सुरक्षा विभाग के एक प्रमुख एंड्रयू हग एक रेस्तरां में बैठकर एक अंडरकवर पत्रकार से कह रहे हैं, अमेरिका मुस्तफा खामेनेई की हत्या करने का प्लान बना रहा है। यह भी कह रहे हैं मुमकिन है मीनाब के स्कूल पर जो हमला हुआ अमेरिका ने किया। इनका काम है अमेरिका में परमाणु और केमिकल सुरक्षा की निगरानी रखना, और ये रेस्तरां में बैठकर अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। दावा करते हैं अमेरिका परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के मूड में नहीं, लेकिन अगर मुस्तफा खामेनेई बदले नहीं तो मार दिए जाएंगे। खबर है इन्हें पेंटागन की इमारत से बाहर ले जाया गया है और छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। इसीलिए अमेरिका से आने वाला हर बयान अविश्वास के धुएं से घिरा रहता है। ऐसी खबरों के बीच क्या ईरान के लिए मुमकिन है कि वह ट्रंप के बयान पर भरोसा कर ले? चंद घंटे पहले बंदा अमेरिका के न्यूज चैनल CNBC से कह रहा है, सीज फायर नहीं बढ़ेगा, मैं करना नहीं चाहता हूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर डील नहीं हुई तो मैं फिर से बॉम्बिंग शुरू कर दूंगा। कहते कहते ट्रंप ने यह भी कह दिया, ईरान की लीडरशिप में यूनिटी नहीं, जब वे किसी प्रपोजल पर रेडी हो जाएंगे, हमारे पास लाएंगे तभी बातचीत होगी, वरना जंग नहीं होगी। जिस अमेरिका में बहस चल रही थी, ट्रंप परमाणु बटन दबाने के करीब आ गए थे, उसी अमेरिका के ट्रंप ने बातचीत के प्रस्तावों को हवा में उछालकर सीज फायर की उम्र लंबी कर दी है। हमें लगा था कि ट्रंप एक्टिंग कर रहे हैं जिससे दुनिया को लगे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर वो काम उस नेतन्याहू का किए जा रहे हैं जिसे सब समझ आता है। अभी तक पागलपन के कारण ट्रंप को हटाने की बातें चल रही थीं, लेकिन आज कुछ देर के लिए यह भी लगा इसी पागलपन की आड़ में ट्रंप युद्ध के मैदान से हटते भी जा रहे हैं। इतिहास में अच्छे राजाओं से ज्यादा मशहूर वह राजा हुए जो पागलपन के शिकार थे। नीरो, कैलिगुला, फ्रांस का चार्ल्स VI जिसे वहम था वह कांच का बना है, और भी कई हैं। ट्रंप को अपने पागलपन से अब नहीं घबराना चाहिए। इतिहास में अमर होने का एक ही रास्ता है, ट्रंप को केवल शांति की तरफ लौटने, जंग समेटने का ही नाटक करना चाहिए, और इसी नाटक के दौरान उन्हें फारस की खाड़ी से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। इतिहास विजेताओं के इतिहास से बोर हो गया है। जिन विजेताओं ने जीत के बाद महल बनाए, इतिहास के चैप्टर में शामिल हुए, उन्हें मामूली सरकारों ने एक झटके में चैप्टर से निकाल दिया, और आजकल मोहल्ले के गुंडे उन महलों को तोड़ आते हैं, कहते हैं इतिहास का बदला ले लिया गया। इसीलिए विजेता बनना इस युग में घाटे का सौदा है। कम से कम ऐसा विजेता बिल्कुल ना बने जिसे इतिहास याद रखना चाहता है। शुक्र मनाइए ट्रंप का सीना 56 इंच का नहीं। इस तरह के मर्द होने के झांसे में फंसे रहते तो एक बार बमबारी की बात कर दी तो बमबारी ही करते रहते और दुनिया गजा में बदल जाती। ट्रंप की तारीफ होनी चाहिए, भले 2 दिनों के लिए सही, कि वे अपनी किसी बात पर कायम नहीं रहते, क्योंकि उनके पलट जाने के कारण अप्रैल में दुनिया ने शांति की झलक देखी, वरना नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा इस इलाके को और जला देती। ट्रंप दुनिया के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पागलपन को कूटनीति का हथियार बना दिया है। कूटनीति में पागलपन पर जब भी किताब लिखी जाएगी, इसके फायदे वहां के सरकारी चैनलों से बताए जाएंगे। ट्रंप के पागलपन ने दुनिया को 1 महीना जंग से बचाया, और अगर जंग हुई तो इसी पागलपन के कारण होगी। फिलहाल ट्रंप बातचीत को मौका देना चाहते हैं। उन्हें पता चल गया है कि 1 महीने के जंग से हासिल नहीं हुआ, 1 महीने की शांति से भले कुछ ना मिला हो, लेकिन उनके विमान तो नहीं गिरे, उनके सैनिक तो घायल नहीं हुए, युद्धपोत को समुंदर से लौटाना तो नहीं पड़ा। अमेरिका की सेना ने यह वीडियो जारी किया कि उनकी सेना तैयार है।
ईरान को इन्हीं सबसे आशंका होती है कि अमेरिका बड़े हमले की तैयारी में तो नहीं। अमेरिका की सेना लिख रही है कि हमने अपने हथियार फिर से जमा कर लिए हैं और हम तैयार हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ट्वीट किया है कि अमेरिका की नौसेना ईरान के बंदरगाहों पर ब्लॉकेड जारी रखेगी। कुछ ही दिनों में खार्ग टापू की स्टोरेज पूरी भर जाएगी और ईरान के तेल के कुएं बंद करने पड़ जाएंगे। ईरान के मैरीटाइम ट्रेड को रोकने से रेजीम की आमदनी का प्राथमिक स्रोत टारगेट होता है। अमेरिका का ट्रेजरी विभाग ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के माध्यम से फंड जनरेट करने की ईरान की क्षमता पर दबाव बनाए रखेगा। कोई भी व्यक्ति या जहाज जो चोरी छिपे इस तेल को बाहर ले जाने का प्रयास करेगा, उस पर अमेरिका के प्रतिबंध लग सकते हैं। हमने ईरान के लोगों का पैसा, चोरी करने वाले भ्रष्ट नेताओं का पैसा फ्रीज किया हुआ है। अमेरिका की ऐंठन देखिए, ये रोका रोकी से कुछ होने वाला नहीं, टोका टोकी से बात नहीं बदलेगी। ब्लॉकेड से ईरान बर्बाद नहीं हुआ है। गए थे जंग लड़ने और पाइप में सीमेंट डाल रहे हैं ताकि पानी की सप्लाई बंद हो जाए। ऐसा स्कूलों के झगड़े में होता है। होर्मुज का ब्लॉकेड टिफिन बॉक्स गायब करने के जैसा लगने लगा है। जब ट्रंप ने 22 अप्रैल की सुबह ट्वीट किया कि जंग नहीं होगी, तो अमेरिका के दूसरे अधिकारी इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? समुद्री दस्युओं पायरेट से बात करना ना तो समझदारी है, ना ही इससे कोई फायदा। यह शीर्षक लगाया है तेहरान टाइम्स ने अपने एक लेख के लिए। अमेरिका ईरान से निकल ही गया था, मगर उसका ईगो होर्मुज में फंस गया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी ने कहा है कि अगर जैसे ही अमेरिका होर्मुज से ब्लॉकेड हटा लेगा तो ईरान बातचीत के लिए इस्लामाबाद चला जाएगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से भी कहा है, किसी भी बातचीत के लिए जरूरी है अमेरिका पहले होर्मुज से ब्लॉकेड हटाए। अगर अमेरिका राजनीतिक समाधान चाहता है तो हम तैयार हैं, और जंग चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तेहरान और ईरान के अन्य शहरों में सेना की परेड ईरान की जीत और इरादे को बता रही है। जिस दिन ट्रंप ने युद्ध विराम को अनिश्चित काल तक बढ़ाने की घोषणा की, उस दिन तेहरान में सेना की परेड हो रही है। अल जजीरा ने लिखा है, काफी बड़ी भीड़ के सामने परेड की गई, मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। ईरान में जंग में मरने वालों की संख्या 3,375 हो गई है। लेबनान में 2,294 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। मरने वालों की संख्या इस वक्त इसलिए बढ़ी क्योंकि सीज फायर के दौरान उनकी गिनती ठीक से की गई। ईरान ने युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए 1300 स्कूलों में से 775 की मरम्मत कर ली, यानी आधे से अधिक। सरकार का बयान है, जो ज्यादा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त इमारतें हैं अक्टूबर तक ठीक कर लिया जाएगा। मगर ईरान कैसे भूल जाएगा? IRGC कह रही है वह युद्ध के मैदान पर ऐसा जवाब देने के लिए तैयार है जो युद्ध के भूखे और धोखेबाज दुश्मन की अक्ल और रणनीति के दायरे से बाहर की बात होगी। वह आगे के टकराव में नए पत्ते खोलेगा और इस युद्ध में सबको हैरान करेगा। एसोसिएटेड प्रेस में रिपोर्ट आई है कि ईरान ने अपने फील्ड कमांडर्स की मिलिशिया पर नियंत्रण की शक्तियां बढ़ा दी। हमला करने से पहले उन्हें तेहरान से अनुमति लेने की जरूरत अब नहीं होगी। ईरान ट्रंप की घोषणा को अलग नजर से देख रहा है। उसका मानना है युद्ध विराम बढ़ा नहीं, बल्कि इसके नाम पर उल्लंघन ही बढ़ता जा रहा है। ईरान के विश्लेषक लिख रहे हैं कि हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं लगा सकता। ब्लॉकेड करना बमबारी के समान है और इसे खत्म होना चाहिए। ट्रंप और बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। यह बात कई दिनों से कही जा रही है, लेकिन ट्रंप ने अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं किया है, इतना क्रेडिट देना चाहिए। 22 अप्रैल की ट्रंप की बातों से इतना साफ हो गया कि ईरान ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। ट्रंप ने लिखा है कि ईरान की सरकार पूरी तरह से विभाजित है, इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गुजारिश पर हमने उस समय तक के लिए हमला टाल दिया जब तक कि ईरान का नेतृत्व, लीडर और नुमाइंदे किसी एक प्रस्ताव पर राजी होकर अमेरिका के पास नहीं आते हैं और किसी ना किसी तरीके से बातचीत नहीं हो जाती है। ट्रंप को लिखते समय क्रम का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम पहले लेना चाहिए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उनके बाद।
इससे हर बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पाकिस्तान में बड़ा कौन है, प्रधानमंत्री या फील्ड मार्शल, या सच्चाई पाकिस्तान के लोगों को मालूम है। लेकिन जब ट्रंप दूसरे तमाम मामलों में आसानी से झूठ बोल लेते हैं तो क्यों हर बार शहबाज शरीफ का नाम आसिम मुनीर के बाद लेते हैं? ट्रंप के पोस्ट के 1 घंटे बाद शहबाज शरीफ ने जब ट्रंप को शुक्रिया अदा किया तो पहले अपना नाम लिखा, फिर जनरल मुनीर का, और लिखा कि पाकिस्तान अपनी तरफ से शांति के लिए पूरी कोशिश करता रहेगा। शहबाज शरीफ के सूट की काफी चर्चा होने लगी है। ऐसी चर्चाओं में प्रधानमंत्री के पहनावे को फैशन और स्टाइल से जोड़ा जा रहा है। अगर जोड़ने से टेलर की दुकान के आगे भीड़ लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम भारतीय अपने अनुभवों से जानते हैं कि कूटनीति, भू कूटनीति, जियोपॉलिटिक्स में बहुत बार कपड़े बदले गए, पहने गए, मगर कोई फायदा नहीं निकला। इतनी सी बात भारत आज भी समझ नहीं पा रहा है। हर बार गले मिलने से ईद नहीं हो जाती और गले मिलने वाला दोस्त नहीं बन जाता। इस्लामाबाद में महफिल सजी थी, मेजबान पहुंच गए, मेहमान का इंतजार होता रहा, सारा इंतजाम धरा का धरा रह गया। अंत में ट्रंप को कहना पड़ा ईरान नहीं आ रहा है। ट्रंप ने इतनी दोस्ती निभा दी, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के कहने पर सीज फायर बढ़ा रहे हैं, अपने बयान में लिख दिया। ट्रंप पाकिस्तान की बहुत चिंता कर रहे हैं, जंग में फंसा हुआ जनरल और क्या ही कर सकता है। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए क्या क्या नहीं किया। पहले दौर की बातचीत के बाद जनरल मुनीर का 3 दिनों का तेहरान दौरा, इनसे उनसे मिलने की तमाम तस्वीरें, शहबाज शरीफ का उसी तरह जहाज पर चढ़ना, जल्दी जल्दी चढ़ना, जल्दी जल्दी उतरना, कभी सऊदी, कभी कतर, कभी तुर्की जाना, हर दिन फोटो का फ्रेम अलग अलग, देश अलग, प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री अलग। पिछले हफ्ते भर मुलाकातों की ऐसी तस्वीरें उम्मीदें पैदा कर रही थीं, अब कूटनीति के इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। तभी मैंने कहा, मेल मुलाकातों की तस्वीरें देखने में अच्छी लगती हैं, मगर केवल ट्वीट करने के लिए होती हैं। मूल बात है, अगर पाकिस्तान ने दूसरे दौर की बातचीत की कोशिश की तो इस बार उसे भी नाकामी का सामना करना पड़ा। ट्रंप का क्या है, मौसम का भरोसा कर लीजिए, उनके बयानों का नहीं। 22 अप्रैल को खत्म होने वाला सीज फायर बढ़ा दिया गया। कह दिया उन्होंने कि जब तक ईरान खुद अपने प्रस्तावों पर सहमति नहीं जुटा लेता और उनके पास नहीं आता, तब तक हम तैयार तो रहेंगे मगर हमला नहीं करेंगे। तो ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि ईरान का नेतृत्व विभाजित है, उनमें एकता नहीं। अराकची, कालीबाफ, अहमद वाहिदी, अजीजी, इन सब के बीच फूट पड़ गई है। तब तो ट्रंप के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रिजीम चेंज करने चले जाना चाहिए तेहरान, लेकिन हो रहा है उल्टा। ट्रंप के हिसाब से ईरान में फूट पड़ गई है और ट्रंप ईरान को यूनिटी का मौका देना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, फिर प्रस्ताव लेकर आइए, तब हम बात करेंगे। ट्रंप उलझ गए हैं, उनका दिल फारस की खाड़ी से चला गया है, इसलिए वो जंग का सामान फारस की खाड़ी में छोड़कर निकल लिए। पिछले 53 दिनों में जंग ने कई रंग बदले और हमारी कमेंट्री कभी पवेलियन एंड से तो कभी रिबेलियन एंड से होने लगी। आंखों देखा हाल, बात पाकिस्तान की हो रही है तो पहलगाम हमले की भी तुरंत कर लेनी चाहिए। 1 साल पहले पहलगाम की बैसारण घाटी में आतंकी हमला हुआ, आज के दिन ही आज 1 साल हो गया। शुभम द्विवेदी, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक्साइज इंस्पेक्टर मनीष रंजन मिश्रा, बितान अधिकारी समीर गुहा, आदिल शाह, यतीश परमार, उनके बेटे सुमित परमार, अतुल श्रीकांत मोनी, भारत भूषण, नीरज उधवानी, एन रामचंद्र, शैलेश, हिम्मत भाई, कौस्तुभ गणबोते, सुशील नाथ्याल, हेमंत सुहास जोशी, मंजुनाथ राव, दिनेश अग्रवाल, नेपाल के सुदीप न्यूपाने। इन घरों में आज का दिन जाने किस हाल में गुजरेगा। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का फोटो कितना वायरल हुआ, कितने मीम बनाए गए। हिमांशी की तस्वीरों को लेकर लोगों ने अपने भीतर जज्बा पैदा किया, पूरे देश में गुस्सा उबल आया। आज क्या उन्हें याद किया जा रहा है? ऐश्वर्या द्विवेदी की 2 महीने पहले शादी हुई थी, उनके पति शुभम द्विवेदी को आतंकवादियों ने उनके सामने ही मार दिया और हम आज तक नहीं जानते कि आतंकी हमला करने वाले कहां हैं। जहां इतने पर्यटक थे वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? अगर किसी की चूक थी तो किस किस को सजा मिली, क्या मिली, हम नहीं जानते।
हम बस यही जानते हैं कि उस समय गृहमंत्री अमित शाह थे, आज भी वही हैं, और वे इन दिनों गुंडों को उल्टा लटकाकर सजा देने की बात कर रहे हैं बंगाल में। ममता के सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 23 के बाद 23 तारीख को पर जनता को परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। अमित शाह की सियासी शालीनता का कोई जवाब नहीं। 1 साल बाद पहलगाम की घटना का जिक्र करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ भी जज्बाती बयान नहीं मिला, तो हमने अमित शाह का यही बयान लगा दिया। भारत के 59 सांसदों का दल 32 देशों की यात्रा पर निकला। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के इस कूटनीतिक कदम की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। लेख लिखे गए कि पाकिस्तान को अलग थलग आइसोलेट किया जा रहा है। पाकिस्तान को अलग थलग करने में कितनी सफलता मिली, उन सभी 59 सांसदों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वाकई ऐसी यात्राओं से कुछ फर्क पड़ता है। आप बताइए, पहलगाम की घटना के 1 साल बाद भारत कहां खड़ा है, पाकिस्तान कहां नजर आ रहा है? क्या उस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को इंसाफ मिल गया है? शहबाज शरीफ ने उम्मीद जताई है कि दोनों साइड सीज फायर का पालन करेंगे और इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत में ठोस नतीजा निकल आएगा। दूसरे दौर की बातचीत कब होगी, इसकी बात उन्होंने नहीं की। ईरान के प्रेस को पढ़ते हुए लगा बातचीत अभी भी हो सकती है, बस अमेरिका होर्मुज से ब्लॉकेड हटा ले। अमेरिका अगर नाकेबंदी नहीं हटाएगा तो होर्मुज में तनाव बना रहेगा, जहाजों का आना जाना शुरू नहीं होगा तो स्थिति नॉर्मल नहीं होगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था त्राहिमाम करती रहेगी। तेल के टैंकरों ने अलग रूट ले लिया है, उस रूट से लौटकर होर्मुज के रूट पर आने में 3-3 महीने लग जाएंगे। इसलिए तेल का संकट इस सीज फायर से बेहतर नहीं होने वाला, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि सीज फायर की खबर सुनकर भारत का बाजार कभी उछल जाया करता था 2 महीने से, आज बैठ ही गया। सेंसेक्स और निफ्टी का भी दिल टूट गया। चुनौती ईरान के लिए भी है। ईरान की सभ्यता के ये वीडियो अब बोर करने लगे हैं। इन शानदार विरासतों को देखकर जी भर गया। एक तस्वीर से आप बहुत कुछ नहीं जान पाते और एक तस्वीर को महीना भर नहीं देख सकते। ईरान ने प्रोपेगेंडा में बढ़त बनाई, वह भी बोरियत का शिकार होने लगा है। ईरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटेगा तो इस दौरान दुनिया से क्या कहेगा? क्या उसकी ललकारों पर दुनिया हमदर्दी जताएगी या ईरान को किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए? वह जंग का फैसला दुश्मन की चालाकियों को समझकर ही करेगा। ईरान को लेबनान का मामला भी चुभा है। 10 बिंदुओं पर बातचीत के लिए जब इस्लामाबाद चला गया था, तब लेबनान पर बमबारी कर नेतन्याहू ने पहले दौर की बातचीत को पटरी से उतार दिया। उसके बाद ट्रंप ने लेबनान में भी सीज फायर कराया और नेतन्याहू को हिदायत दी कि यह हमला नहीं करना है। मगर ईरान का कहना है जब इस्राइल पर हमला करने की उसने धमकी दी, तब जाकर अमेरिका ने नेतन्याहू को समझाया। रिपोर्ट है कि इस हफ्ते भी अमेरिका में लेबनान और इस्राइल की बातचीत होगी। एक बात बताइए, लेबनान पर जिस तरह से नेतन्याहू ने बमबारी की, गजा पर की, क्या किसी भी तरह से नेतन्याहू को कोई सजा मिली? अमेरिका ने निंदा भी की। क्या अमेरिका गारंटी दे सकता है कि नेतन्याहू का जो भी प्लान है अब उस पर अमल नहीं करेंगे? इस्राइल के सेटलर्स ने पुराने जेरूसलम में अलक्सा मस्जिद में घुसकर अपवित्र किया है, इस्राइल का झंडा लहराया है। यह सब इस्राइल की सेना की देखरेख में किया गया। पाकिस्तान, कुवैत, कतर, इजिप्ट सब ने निंदा की। इस्राइल ऐसा कई बार कर चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अराकची सीन में लौट आए हैं। 17 अप्रैल को होर्मुज खोलने की घोषणा के बाद 2 दिनों तक नजर नहीं आए, लेकिन ट्रंप की घोषणा के 2 घंटे पहले 21 अप्रैल की रात अराकची ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया कि ईरान के बंदरगाहों को ब्लॉक करना एक्ट ऑफ वॉर है और युद्ध विराम का उल्लंघन, कमर्शियल जहाज पर हमला और उसके क्रू को होस्टेज बनाना बड़ा उल्लंघन है। ट्रंप ने युद्ध विराम की मियाद को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन ब्लॉकेड अभी भी जारी है। ईरान का कहना है अमेरिका जंग हार चुका है, इसलिए वह बातचीत में ऐसी शर्तें थोप रहा है ताकि विजेता की तरह वापसी करे। ईरान इसके लिए तैयार नहीं। उसका कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी मांगों में बदलाव नहीं करेगा, इस बातचीत का फायदा नहीं।
और आप क्या सोच रहे हैं? आप भारतीय, मामूली बात कहने पर यहां केस हो जा रहा है, लोग कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारों के यूट्यूब चैनलों को बंद कराने के लिए अजीब अजीब तर्क खोजे जा रहे हैं, नियम बनाए जाने वाले हैं। एक काम आप सभी कीजिए, मंजन करना बंद कर दीजिए, दांतों को अब साफ मत कीजिए। जब बोलना ही नहीं है तो इन्हें रोज रोज क्यों चमकाना? सरकार को यूट्यूब चैनल बंद करने से पहले भारत में टूथपेस्ट का प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों बंद कर देनी चाहिए। जब लोगों के दांत ही साफ नहीं रहेंगे तो अपना मुंह ही नहीं खोलेंगे। यह आइडिया कैसा है? कि आप ऐसे समय में रहना चाहते हैं? हमारा वीडियो देखते रहा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।